अलग हो चुका है और वो संकल्प करके आया है 2024 में सोगे ना आपको अपने माँ बाप हमारे जो प्रधानमंत्री सरकार को दिखाना पड़ेगा। हम ही फौजी थे 2013 में गलती की है या रेवाड़ी में रजी करी थी आगे की रणनीति यही है। आज से ही हम सौगंध लेते हैं, बोलो सही कह रहे हो गलत कह रहे हो? हम सौगंध लेते हैं कि 2024 को इस सरकार की चोली हिला देंगे। सौगंध लेके जाते हैं, हाथ खड़े करिए साहब, बिल्कुल हाथ खड़े करते हैं। पूरा हिंदुस्तान का एक एक सैनिक और जो सैनिक इस बीजेपी सरकार का वोट डालेगा उस सैनिक का खून असली नहीं हो सकता, नहीं हो सकता असली खून। उसके अंदर सैनिक का खून नहीं हो सकता, अपने माँ बाप का खून नहीं हो सकता। जिस सरकार ने इतनी हमारे को कुचलने की जो नीयत से हमको यहाँ डिटेन कर लिया, अरे हम शहीदों को श्रद्धासुमन करते अपने प्रधानमंत्री महोदय से, वो भी प्रधानमंत्री होते थे जब किसान उसके घरों में गए तो प्रधानमंत्री ने अपने दरवाजे खोल दिए कि मेरे किसानों को बुलाओ। उनको बुलाया, उनकी बात सुनी, वो भी प्रधानमंत्री। सलूट है ऐसे प्रधानमंत्री को। और एक आज के प्रधानमंत्री है कि इन सैनिकों से बदबू आती है, इनसे डर लगता है। हम खालिस्तानी है, हम पाकिस्तानी है, हम आतंकवादी है, क्या सैनिकों को बुलाना चाहिए नहीं बुलाना चाहिए? एक बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये सरकार के जो ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगा जो सरकार ने आज तानाशाही रवैया अपनाया है। हम तो अपने जंतर मंतर में इसलिए आए थे और उसमें अपने शहीद स्थल में इसलिए आए थे, लेकिन जिसने इस देश में सैनिकों से वादा कर दिया तो वो मुकर रहा, उसका खून क्या होगा? उसका तो खून है ही नहीं, वो तो खून है ही नहीं, उसकी तो बात ही नहीं करा। बात अपने सैनिकों की बात करते हैं जो आज भी इस पार्टी का चोला पहन के घूमते हैं। अर्पित नहीं करने दिया गया। ये एक बहुत बड़ी दुखद 3 महीने 4 महीने के घटना है हमारे साथ में। आप देख के जाइए समय क्या करवट लेता है। आज ये सोचने का हम 2024 में सरकार बना लेंगे, समय करवट लेता है। पल पल में परिस्थितियां बदलती हैं। आने वाले वक्त में एक दिन के बाद में सरकार का जो रसातल में जाने का तय हो चुका है। ये तो उनको भी पता है, लेकिन कहाँ फर्क पड़ेगा? 60 फर्क पड़ेगा जिस दिन की इतनी कुर्सी जाएगी तो फर्क पड़ेगा। तानाशाही नहीं चलेगी, सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। जिस प्रकार हमारे देश के प्रधानमंत्री सैनिकों के बॉर्डर पर जाकर के अपने फोटो खिंचवाते हैं और सैनिकों के साथ हमेशा, आज वही प्रधानमंत्री ने भूतपूर्व हमारे प्रधानमंत्री का होगा। अब हमारे सैनिकों ने संकल्प ले लिया है कि जब तक हम भारतीय जनता पार्टी को इस भारत में जब तक उखाड़ के नहीं फेंकेंगे तब तक अब चैन से नहीं बैठेंगे। जितने भी सबसे पहला जो हम गया और ऐसी तानाशाही पारित होने वाला है 545 के ऊपर हम लोग सभी अपने एमपी खड़ा करेंगे और इस राज्य में अपना विधायक खड़ा करेंगे, अपना पार्षद खड़ा करेंगे। जी हाँ, लड़ेंगे क्योंकि ईमानदारी के ऊपर ही चुनाव होता है। तो ईमानदारी आपको ईमानदार खड़ा करेंगे, लेकिन ईमानदार कैंडिडेट का ईमानदारी के ऊपर चुनाव होता है। क्या वाकई ईमानदारी से कोई जीत सकता है? आज के ईमानदार आज भी आप पत्रकार हैं, आपको भरोसा नहीं है, आप धैर्य रखें, एक दिन वो भी आएगा। सारे देश की जनता ईमानदारों को ही चुनना चाहती है, बरगलाने का काम नेता करते हैं। और जब सामने ऑप्शन नहीं है कोई, हमारे देश की जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन होगा तो तुरंत दूसरे तरफ जाएंगे, क्योंकि अगर देश भग रहा है कि हमें कोई कर मिल रहा है, हमें एमपी का जो पैसा मिलता है वो भी पेंशन नहीं चाहिए। यही तरह से हम अपने देशवासियों के सामने हमें एक पेंशन मिलता है, हर एक एमएलए को हर एक बार पेंशन मिलता है। वो एमएलए रहा तभी पेंशन उसका भी मिलेगा, एमपी बना तभी मिलेगा उसको। जी हाँ, लेकिन हमारी जब सरकार बनेगी तो ये जो भ्रष्टाचार के अंदर आता है, देश की जनता चाहती है, पूछना चाहती है कि आप तो पहले एमएलए बने तभी आप उसका पेंशन ले रहे हैं,
तभी आप इतना दे रहे हैं, लेकिन हम आपको वादा करते हैं हमारे देश में एक सर्विसमैन का जब राज चलेगा ना, उसके हमें जो हमें अपनी कमाई का जो हक हमको है, हमारा 1 रैंक पेंशन, उसी के ऊपर हम अपने परिवार को पालेंगे और आगे बढ़ाएंगे। देश का एक भी पैसा नहीं लेंगे। 10-10 पेंशन दे रहे हैं, तब तो मोदी जी कहते हैं फकीर है, तो बहुत से फकीर वाले पेंशन है। आप वो फकीर हैं किस मामले में हैं, वो अपना फिलॉसफी वो खुद के लें, लेकिन हम लोग फकीर नहीं है, हम लोग देश की जान है। हमने 1947 से हमारे जवान और देशों ने जब वहाँ पर पहरा देके रोका, तब देश की सरकार चली है। तो बाहर भी मेरा ही जवान खड़ा है और अंदर भी हमारी सरकार खड़ी है। और इस सरकार के आने से सबसे बड़ा फायदा जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनके जवान और इंस्पेक्टर को रखेंगे, लेकिन एक भी अधिकारियों को अपने संगठन में नहीं रहने देंगे उनसे, क्योंकि वो पॉलिसी के अनुसार अपने घूमते हैं, वो फुटबॉल की तरह घूमते हैं। जैसी सरकार आई ऐसे पता नहीं, प्रिंसिपल एक होता है, एक नहीं है। हमको वो ही आते रहो, हमारे रोड होते रहेगा। देश में कोई ही मिलिटेंट नक्सली है क्यों? ये हमारे जब जहाँ खड़ा होंगे ना, नक्सलियों की औकात नहीं है, वो कभी आगे बढ़ते हो सकते, गली गली में कूदे हैं। जितने एक सर्विसमैन हैं, चाहे पैरामिलिट्री जो भी है, वो सब तैनात होंगे, दूर से ही वो भाग जाया करेंगे। तो पुलिस की व्यवस्था भी बहुत तगड़ी होगी, सामाजिक सुरक्षा भी होगी, शिक्षा की व्यवस्था भी अच्छी होगी और समाज का व्यवस्था होगा। लेकिन जो भी चीज होगा नियम के अनुसार होगा, रूल इज वन फॉर ऑल। ऐसा नहीं मेरा बेटा होगा, सब यही करते हैं मेरे महाराज, भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, महंगाई हटा दूंगा, सब अच्छा नहीं खत्म नहीं कर दूंगा, खत्म कर दूंगा नहीं, आतंकी खत्म कर दूंगा, ये कर दूंगा। आतंकी खत्म करने के लिए कौन चाहता है? देश की सेना ही चाहती है। आपके लिए बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारा एमपी होगा, उसकी बात कर रहे हैं। जो चुनाव लड़ते हैं सारे फहरिस्त तो यही गिनवाता है, वो जो गिनाता है, अरे वही तो फर्क है। देशद्रोहियों में और देशभक्तों में यही फर्क है। आप बताओ कितने नेताओं का बेटा जाकर सिपाही में भर्ती हो रहे हैं? बाप का बहुत माल है, बाप का माल है, वो माल सब निकल जाएगा जब ये फौजी आ जाएंगे। आपके हमारे बच्चों की जरूरत है, जवान बनने की उसकी जरूरत है। 7 तक उनके पुस्तकों को भी भर्ती होना पड़ेगा। ऐसा स्ट्रक्चर है हमारे देश के पॉलिटिकली बनाया गया है कि आप एक बार बन जाइए, 7 एमएलए बन के खा जाएगा। आजकल तो मुखिया भी खा जाता है। बात कर रहा हूँ, उसी का तो बात कर रहा हूँ। जब हमारे देश में एक सर्विसमैन की सरकार बनेगी तो हर एक नेता का बेटा सिपाही से भर्ती होगा, सिपाही से भर्ती होगा, तब पता चलेगा दर्द क्या होता है और ताकत क्या होता है। इजराइल में देखिए, इजराइल में क्या बसता है कि हर एक आदमी का बेटा जाएगा, इजराइल में कई कंट्री में उदाहरण दे रहा हूँ। तो उसी तरह से भारत में क्यों नहीं होगा? तुम्हारा बेटा जो खून के तरफ तुम पाले हो, जब रगड़ा खाएगा वो पीटी ग्राउंड में ना, तो औकात समझ में आ जाएगी, तुम्हारी औकात समझ में आ जाएगी। देशभक्ति बेटा क्या होता है वो ग्राउंड में पता चलता है, वो एसी में नहीं पता चलता। जब चिल्लाती 50 बेटा बबुआ होता है, समझे, बहुत प्यार वाला होता है। बबुआ होता है ना, तो फौज जब उसके गांड पे लात मारेगी ना, तब समझ में आएगा बबुआ से टबुआ बना देगी। तब उसमें देशभक्ति का ना वो झबुआ डालेगी। जब देशभक्ति का जब झबुआ डालेगा तब वो सामने दिखेगा यहाँ देशभक्ति क्या चीज होती है। चलिए तो पक्का इस बार आप लोग 545 सीट पे लड़ रहे हैं? पक्का और पक्का। कितने सीट जीतने की उम्मीद है? 545। पहले जब नींव डाली जाती है तो तुरंत नहीं बताया जा सकता, लेकिन पहला स्टेप तो ये होगा कि हम लोग 545 पर अपना एमपी खड़ा करें। कॉर्पोरेट का लिस्ट भी बनाना पड़ेगा, नहीं फाइनेंस का। अरे फाइनेंस की कोई जरूरत नहीं है। आपके तरह जो भाई हमारे खड़े रहेंगे वो सब प्रचार करेंगे। और शाम को आज क्या प्रचार में पैसे की कहाँ जरूरत है? अगर आप काम करेगा तो आपका काम बोलेगा। आप ये देखिए, मैं देश के प्रधानमंत्री से जानना चाहता हूँ कि हम फौजों से मिलने में क्यों शर्म है आपको, क्यों डर है आपको, क्या डर हो गया? आप किस बात का दिवाली में
जब हम नौकरी कर रहे थे तब तो आप बता रहे थे कि हम दिवाली में जाते हैं, दिवाली मनाने हम आए हैं, दिवाली हम आपके पास दिवाली मनाने के लिए आए और आपने दरवाजा बंद कर दिया। शर्म की बात है। और बोलते 56 इंच का सीना है। मोदी जी, हम लोग सीना नाप के पहले आप नापा हमारा सीना, उसके बाद हम देशभक्त बने हैं और आप नेता बने, बिना बाद में आपका सीना नपाया गया। हम पहले सीना नापा गया हमारा। सीना हमारा कौन नापा? किसने? आप कह रहे हैं उनका सीना कौन नापा? अरे नापा मीडिया वालों ने नापा है। मोदी मीडिया ने, हमें मत बोलिए। सारे मीडिया वाले, मोदी मीडिया वाले, सारे मीडिया वाले। आपका स्वरूप जब चौड़ा हो जाएगा ना, अभी मोदी जी की तरह जब मोटे हो जाओगे, ये चौरसिया की तरह चौड़े हो जाओगे, ये चौधरी की तरह तगड़े हो जाओगे, तो तब आप भी उसी तरह की भाषा बोलोगे। तगड़े होते तो हम भी आपको देशद्रोही अभी बुला रहे होते उसी चैनल पे, जिसका एक बार मुंह नहीं दिखाएगा आपका, समझे? और देशद्रोही अलग से बोलेगा आपको। कोई अल्लाह नहीं है, सब पैदा हुआ है, चाहे वो चौरसिया हो या सुरेश चौधरी हो। तुम्हारी बनाता हूँ हमारे घर मत लगा है, फोटो नहीं आना चाहिए। किसानों को बोला था तब आप लोगों को बोलना चाहिए था। क्या बोलना चाहिए था? देशद्रोही बोलना चाहिए। इस देश का नारा जय जवान जय किसान हो, हम एक ही चीज मानते हैं, दोनों से ही देश बनता है ना। उसी देश में जब किसान बैठे थे 13 महीने तक और 750 लोगों अपनी आहुति चढ़ा दी अपने आंदोलन के लिए, यही मोदी मीडिया बैठ देशद्रोही आतंकवादी पाकिस्तानी बुला रही थी। आज वही मीडिया है। अगर आप एक साल सरकार के खिलाफ में बोलेंगे देशद्रोही है, देशभक्त है ही नहीं। ये जो मीडिया वाले हैं ना, जब आएंगे ना, जब मोदी मीडिया आएंगे ना, उनको जब फौजियों के बूटों के सामने जब रगड़ा जाएगा ना, तब वो बाप चिल्लाएंगे। ये जो मोदी मीडिया है ना, वो ये जो चौड़े मीडिया है, और सब वो भी जब फौजियों के बूट के सामने जब आता है ना, तब समझ में आता है कि बेटा क्या औकात है। मुझे एसी में बैठ के बातें करता है, और तब अभी नहीं आ रहे ना, उस समय भांग खाने के लिए भी उनको नहीं मिलेगा। ये जो जितने चौड़े हो रहे हैं ना, वो सब निकाल देंगे हम लोग। चलिए, हमारे साथ ये फौजी है और जिस मेहनत और जिस लगन से इनको कौन सिखाएगा तो लड़ाई भी लड़ रहे हैं। तो ये अपनी लड़ाई जब ये साल हमारी पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, अभी नहीं तो अभी नहीं। संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। कहाँ चले भाई, कहाँ चले, 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 जोर जुल्म की टक्कर में जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जिंदाबाद, 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 दिल्ली प्रेस जिंदाबाद, दिल्ली प्रेस जिंदाबाद, दिल्ली प्रेस जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऐसा है, मैं कल की बता दूं, कल हम लोग पद यात्रा करके आए थे, आज भी मेरे पाँव में फोड़ा है, फिर भी हम लोग चलते रहे। जब हम लोग अपने गंतव्य पे थे, जहाँ पहुँचे थे विश्वकर्मा धर्मशाला, अचानक क्योंकि हम लोग थके हुए थे बहुत बुरी तरह से, चलने की हिम्मत नहीं कर रही थी, पाँव घायल था, तो हमने डेस्टिनेशन पे पहुँच गए। तो हमें ये था कि गर्म पानी करके नमक लगा के थोड़ा अपनी पाँवों की सिखाई की। लेकिन कल दिल्ली पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया, इतना अमानवीय चेहरा कि शायद दुश्मन भी हमारे साथ ये व्यवहार नहीं करता, शायद पाकिस्तान भी ये व्यवहार नहीं करता। वहाँ एक चौकी इंचार्ज पहुँचा, यहाँ का इंस्पेक्टर अतर सिंह यादव है, शायद कौन है, जो भी इनका आदेश था, इसका आदेश नाम बता, उसने वहाँ पे कहा कि आप लोग ठहरोगे नहीं। भाई ठहरोगे नहीं किस प्रधान की तरह?
आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत में कहीं भी सेटल होने का, कहीं भी घूमने का हमें अधिकार देता है। तुम्हें संविधान की परवाह नहीं, तुम्हें मानव अधिकार के नियम नहीं पड़े हैं, थके हुए हैं और वहाँ से कह रहा है कि तुम रुकोगे नहीं, तो वहाँ से फिर 20-22 किलोमीटर दूर लोगों अपनी अपनी जगह पे जाके किए जो कि चलना नहीं चाहते। तो ये जो है ये मानवता के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। ये दिल्ली पुलिस का क्रूर चेहरा सामने आया है, क्रूर चेहरा सामने। अब हम लोगों ने फैसला किया है कि ह्यूमन राइट कमीशन में भी जाएंगे और इसको लेके कोर्ट में भी जाएंगे कि किस प्रावधान के तहत इसने हमारी बुकिंग कैंसिल कराई। क्या हम उग्रवादी थे? अरे तुम तो चोर उचक्के हो, सब वर्दी पहन के घूसखोरी करते हो। हम लोग आज भी देश से मरने के लिए तैयार हैं और तुम हमें रहने नहीं दोगे दिल्ली में। रात भर 5 बजे से मेरा फोन के घंटी बजा हुआ है। अरे मैं सो रहा हूँ, थका हुआ हूँ। वो भी मानवता के खिलाफ है, वो भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है कि तुम 5 बजे से मेरी घंटी खड़खड़ा रहे हो, वहाँ से भगा दिया और जहाँ हम जाए डेस्टिनेशन में वहाँ तुम सोने नहीं दे रहे। तुम FIR की धमकी दे रहे हो, तुम्हारे पास रजिस्टर है, कुछ भी लिख दोगे। इसका प्रतिकार किया जाएगा थ्रू कोर्ट से भी। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद। आज को हम लोग सम्मिलित हुए, आप वहाँ जाके देखिएगा, ग्रुप में स्टूडेंट आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, परिवार वाले आ रहे हैं, सैकड़ों संख्या में ग्रुप में आ रहे हैं। अमर जवान ज्योति पे फ्रीली मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया कि 4 सैनिक ही जाएंगे श्रद्धा सुमन और वो भी पुलिस की कस्टडी में, वो भी पुलिस के कस्टडी में, वो भी वायलेशन है। भाई ये रेस्ट्रिक्शंस किस प्रावधान के तहत आपने हमारे ऊपर, क्या प्रावधान था आपके ऊपर? ये भी गलत था। हमने 12 मार्च को प्रदर्शन किया बहुत बड़ा, रामलीला ग्राउंड में 6 अगस्त को प्रदर्शन किया बहुत बड़ा, 17 सितंबर को रिवाड़ी में प्रदर्शन किया बहुत बड़ा। लोकतंत्र का यही तरीका है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, किसी को हरास नहीं। हमने मेमोरेंडम दिया प्रोविजन के तहत, आपने हमें बुलाया नहीं तो हम लोगों ने मीटिंग किया कि भाई बुला नहीं रहे तो प्रधानमंत्री जी के घर पे क्यों न चला जाए। ये निर्णय 8 अक्टूबर को हुआ था। वही नियम बनी कि हम वहाँ से पद यात्रा करेंगे। पद यात्रा ये लोकतंत्र का हिस्सा है, ध्यान आकर्षित करने का हिस्सा है। हम लोग कंटिन्यू पैदल चले हैं, डेस्टिनेशन पे आए हैं, सुबह पहुँचे हैं, तो हमें वहाँ से ना श्रद्धा सुमन अर्पित करने दिया गया, ना हमें प्रधानमंत्री के यहाँ जाने की अनुमति दी। आप अनुमति नहीं दे रहे हैं तो आप बात करो ना, हमारी बात पहुँचाओ ना कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, आप बात तो करवाओ। लोकतंत्र में बात ही नहीं करवाओगे। अभी क्या हुआ महाराष्ट्र में एक नेता था जो मराठी आरक्षण के लिए लड़ रहे थे, उस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सारे विधायकों, बहुत विधायकों के, मंत्रियों के घरों में आग लगा दिया। वहाँ के पब्लिक, सारी सरकार घुटनों पे आ गई और सर्वदलीय बैठक हुआ। हम लोग तो शांति प्रिय लोग हैं। हमारी मांग पूरी करो ना करो ये अलग बात है। आप सुन तो लो, सुनना तो जरूरी है। आप मांग अगर मानने लायक नहीं है मत मांगिए, लेकिन सुनिए तो सही। आप ये जिद करके बैठे हैं कि 28 लाख पूर्व सैनिकों का और 7 लाख वीर मारियों की मैं ग्रीवेंसेस को सुनूंगा ही नहीं। और हमारे पास पुलिस है, पुलिस को आगे करके आपका दमन करेंगे, आपके साथ क्रूरता करेंगे। ये कौन सा तरीका है भाई? तो हम लोग इस तरीके के खिलाफ करेंगे। बहुत आज देश के अध्याय में काले दिवस के रूप में इन्होंने वो किया है, जिन्होंने सुप्रीम सैक्रिफाइस किया है इस देश के सरहदों की रक्षा करने के लिए। क्या देश का पूर्व सैनिक उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित नहीं कर सकता? हम केवल उनसे हमने कई बार रिक्वेस्ट की कि हम 2 मिनट का मौन धारण करना चाहते हैं और शांति प्रिय, हम देश के कानून में, देश के संविधान में विश्वास रखने वाले हैं लोग हैं। धारा 144 लागू कर दी। जब उनसे बात करने लगा हम कौन सी अशांति पैदा कर रहे हैं? कहीं शांति भंग करने का या कहीं दंगे होने का चांस हो, वहाँ धारा 144 इम्पोज होती है। लेकिन इन्होंने जो भी इनको शक्तियां प्रदान कर रखी है उसका मिसयूज किया। पता नहीं किस दबाव में हो सकता है, अमित शाह जी के दबाव में हो, होम मिनिस्ट्री के दबाव में, जरूरी नहीं है। और लेकिन जिस प्रकार से ये बेकदरी कर रहे हैं, हमारी मांगे नहीं सुन, मानना ना मानना बात की बात है, लेकिन मिलना नहीं, हमारी 5 मिनट बातें नहीं सुनना। अगर या तो ये हमें समझा दे कि आपकी मांगे नाजायज है,
या हम तर्कपूर्ण तरीके से बात करेंगे, तथ्यों के हिसाब से बात करेंगे, बिंदुवार बात करेंगे, पॉइंट वाइज बात करेंगे, टेबल वाइज बात करेंगे। हम समझाएंगे आपको, आप साबित करो कि हमारी मांगे नाजायज है। खुद के वेतन बढ़ाने हो 1 मिनट बढ़ा लेंगे, खुद की पेंशन बढ़ानी हो 1 मिनट बढ़ा लेंगे, पूंजीपतियों के कर्जे माफ करने हो, पूंजीपतियों के लोन्स राइट ऑफ बट्टा खाता डालने हो 1 मिनट में कर देंगे। लेकिन देश के पूर्व सैनिकों को अगर 500-1000 रुपए अगर पेंशन में बढ़े थे तो इसके ऐसे वो करते जैसे इनकी मां मर गई हो, जैसे देश की अर्थव्यवस्था डूब गई हो। मोदी जी से हमने निवेदन किया था कि जे हमारे से हो सकता है आपको बदबू आती हो, थोड़ा दूरी से बात कर लेना, आपके घर का पानी भी मत पिलाना, हम आपको मिठाई खिलाना चाहते हैं। आप नौटंकी करोगे, आप किसी न किसी सैन्य यूनिट में जाके बताओगे मैं सैनिकों के साथ दिवाली मनाने गया, दिवाली का ही हफ्ता है, हम आपको मिठाई खिलाने आपके घर पे आ रहे हैं, आप हमारी बात सुन लो 5 मिनट, मानना ना मानना बात की बात है, हमारी बात से सहमत हो कि हमारे साथ अन्याय हुआ, भेदभाव हुआ, विसंगतियां हुई है तो उन्हें दूर किया जाए, नहीं हुआ तो आप बताओ। लेकिन इतने मगरूर, इतने तानाशाह इंसान को जिस प्रकार आज हमें ट्रिब्यूट्स पे नहीं करने दिया, या बोले कि आप उसके साए में कर सकते हो, पुलिस के साए में, पुलिस वाले साथ जाएंगे और 4 व्यक्ति जा सकते हैं, केवल पूर्व सैनिकों के लिए धारा 144 लगी थी और आम व्यक्ति के लिए नहीं थी वहां पे। इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ा अन्याय हो नहीं सकता। पहले बहुत अन्याय कर लिए, सहन नहीं करेंगे जी। ये जिस भाषा में समझना चाहते हैं उस भाषा में इनको समझाने का प्रयास करें। आप सभी लोगों से निवेदन है, रोज रोज इकट्ठा होना ही बहुत मुश्किल है, लेकिन इलेक्शन आ रहे हैं, लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, राजशाही नहीं रही यहाँ पर, लोगों ने राजशाही का तख्ता पलट कर दिया। सिस्टम क्या है इनका? राजशाही में भी क्या होता था कि घंटा होता था, आप घंटा बजा दो तो राजा अगर है खाना भी खा रहा होगा तो सबसे पहले उनकी ग्रीवेंसेस सुनने आ जाए। यहाँ तो बजा के थक गए, सुन नहीं रहे। और ये भी फैक्ट है कि 2014 के चुनाव में पूर्व सैनिकों ने 90% से ज़्यादा पूर्व सैनिकों ने मोदी जी को वोट किया। पिछले चुनाव में भी अनकंडीशनल वोट किया था। लेकिन अच्छा, ये जो संसाधन है, मानव संसाधन, ईमानदार है, वफादार है, मेहनती है, कर्तव्यनिष्ठ है, जुझारू है, आप किसी भी सिविलियन से इनकी तुलना कर देना, मानक तय कर लेना, ये आपको अव्वल मिलेगा। और ये ऐसे बढ़िया, ये ऐसे बेस्ट देश के संसाधन के साथ इस तरह का दोयम दर्जा व्यवहार सरकार के द्वारा, अब पुलिस के द्वारा अक्षम्य है, क्षमा करने लायक नहीं है। हम लोगों ने आज से नहीं 2013 से प्रदर्शन किया, हमने किसी को तकलीफ नहीं दी, किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया। लेकिन आज जो देखा, ये या तो ये लोग यहाँ दिल्ली पुलिस वाले मोदी जी के दुश्मन होंगे, क्योंकि आज के आंदोलन के बाद मुझे लग रहा है कि अब हम लोग जो हैं उनसे दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम रुकने जा रहे हैं, आपका पुलिस आएगी भगाते। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आप हमें अपने ग्रुप में भी हमें सदा सुमन अर्पित नहीं कर रहे। तो जो आपने किया ये कानून का खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है, और पूर्व सैनिकों के खिलाफ है। हम लोग जो हैं अब इस चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। बहुत लोग कह रहे हैं, मैं वाइट कर रहा था, मैं मोदी जी का प्रशंसक था, मैं नहीं, आप सब थे, लेकिन ये करने के बाद क्या कोई रह जाएगा, कोई सपोर्टर रह जाएगा? वो अपना नुकसान कर रहे हैं। हमारे 2 करोड़ वोट है, 1-2 करोड़ नहीं है, हम लोग वोट को भी प्रभावित कर सकते हैं। देखा जाएगा उनके विरोधी। अगर दिल्ली पुलिस ने हमें रोका, इनका क्या काम था? भाई आप रोक रहे हो तो आपको बताना था, बात करानी थी, आप बात नहीं करा रहे हो। हम रो रहे हैं और आप मार रहे हो, सुन नहीं रहे हो। तो ये चीज़ें अक्षम्य है। अब मेरे को बहुत बैड लग रहा है, बहुत बैड फील हो रहा है। आज भी गाड़ियों में उठा के लोगों को कहीं भेज दिया गया, कहीं भेज दिया गया, कहीं भी। हम लोग तो रचनात्मक कामों में लगते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी सामाजिक कार्यों में, रचनात्मक कार्यों में राष्ट्र के विरोध में लगे, राष्ट्र के सपोर्ट में लगते हैं। इवन जो पूर्व रक्षा मंत्री थे, जो मर गए पारिकर जी, उन्होंने कहा था, खुद को कहा था, जब टेंशन हुई थी पाकिस्तान से तो हमारे लोगों ने ईमेल किया था पूर्व कि साहब हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हम लोगों ने मीटिंग करके कहा था कि देश के लिए लड़ने के लिए। लेकिन ये जो इन्होंने किया आज, ये ठीक नहीं है ना। और इसका परिणाम तो आप सीधे तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं कि किस प्रकार से जेसीओ जवान जो लगातार बीते कई महीनों से अपनी खबरें सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सवाल ये है कि